अब देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में, वो हमने सॉल्व किए थे किस फॉर्मूले पे? टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसी के बेसिस पे फिर आगे बढ़ते हैं, टॉपलिंग पे आते हैं, अगले टॉपिक पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, यूनिफॉर्म रॉड ए बी हिंज्ड एट एंड ए इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज शोन इन फिगर। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, और ये जो रॉड है, इस रॉड को हमने हिंज किया है ए पे। इसका मतलब कि ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट वहां पे क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। रॉड का मास दिया है m, रॉड की लेंथ है l। रॉड का ये एंड जो है, ये एंड कनेक्टेड है विद अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पास कर रही है किससे? पुली से। और फिर यहां पे एक और ब्लॉक कनेक्टेड है, इस ब्लॉक का मास दिया है वहां पे m। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्म रॉड ए बी इज हिंज्ड एट एंड ए इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज शोन इन फिगर। द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक थ्रू अ मासलेस स्ट्रिंग एज शोन। द पुली इज स्मूथ एंड मासलेस। The pulley is smooth and massless. Mass of the block and the rod is same and is equal to m. The acceleration of block just after release from this position is. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जो पुली है, पुली वहां पे, पुली और स्ट्रिंग, इनके बीच का सरफेस वहां पे क्या है? फ्रिक्शन लेस है वहां पे। इसका मतलब है कि पुली का रोटेशन हमें कंसिडर नहीं करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन इज। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है जैसे ही हम इसको क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। जैसे ही हम ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो पहले तो यहां पे शो करो टेंशन टी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है कि स्ट्रिंग टाइट है। इसका मतलब है जितना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रॉड के इस एंड का होगा, उतना ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा वहां पे। अब सबसे पहले रॉड की स्टडी करो। अगर तुम रॉड की स्टडी करोगे, अगर तुम रॉड की स्टडी करोगे तो बताओ रॉड पे फोर्सेस कौन कौन से शो करोगे? एक तो शो करोगे वेट, दूसरा वहां पे क्या शो करोगे? दूसरा वहां पे शो करोगे टेंशन टी। अब जैसे हम रिलीज करेंगे, ये ब्लॉक अगर नीचे जाएगा तो ये रॉड कैसे रोटेट कर रही होगी? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी। तो किसका टॉर्क ज्यादा होगा? टी का टॉर्क ज्यादा होगा। तो इक्वेशन लिखोगे टी इंटू एल माइनस एम जी इंटू एल बाई टू इक्वल्स टू आई अल्फा। अगले स्टेप में टी इंटू एल माइनस एम जी एल बाई टू आई। इसके अबाउट लेना है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। ये हो गई इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी? इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए, तो ए इक्वल्स टू एल अल्फा। ये हो गई इक्वेशन 2। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे शो करोगे टी, एम जी, एक्सेलरेशन ए। तो ब्लॉक की इक्वेशन लिखोगे वहां पे एम जी माइनस टी, एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम इंटू ए। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो बेसिकली हमें टी की वैल्यू वहां पे एलिमिनेट करनी है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1 पहले देखो, टी माइनस एम जी बाई टू, एक एल कैंसिल आउट हुआ, एम एल बाय 3, अल्फा की जगह पुट करो ए बाय एल, तो एल से एल कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट हो गया एम ए बाय 3। तो टी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? टी की जगह हम पुट कर सकते हैं एम जी बाय 2 प्लस एम ए बाय 3। टी की वैल्यू यहां पुट कर दो। बताओ टी की वैल्यू अगर यहां पे पुट करोगे तो इक्वेशन आएगी एम जी माइनस
mg/2 प्लस ma/3 इक्वल्स टू ma/3। देखो है कि नहीं है वहां पे? नहीं, इक्वेशन क्या लिखी? mg माइनस टी की वैल्यू पुट करो इक्वल्स टू m इंटू ए। अगले स्टेप में mg माइनस mg, तो ये हो जाएगा mg/2। यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, उधर जाके प्लस 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 4ma/3। m से m कैंसिल आउट होगा, a वहां पे हो जाएगा 3g/8। देखो है कि नहीं है वहां पे? a जो रहेगा, a एक्सेलरेशन आ जाएगा वहां पे 3g/8। तो जो चार ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन दिया है 6g/13, g/4, 3g/8 एंड नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो होगा 3g/8। लेकिन अगर मान लो यहां पे पुली का रोटेशनल मोशन भी कंसिडर करना होता तो केवल क्या फर्क आता है, यहां पे दोनों साइड के टेंशन अलग होते और इक्वेशन हमारी क्या होती है, कैलकुलेशन, और वहां पे क्या होता है, लेंथी हो जाता वहां पे। क्लियरली हो इतना? फिर देखो वहां पे फिर देखो वहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं? हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि ये तो हो गया सीलिंग, ये हो गई सीलिंग। यहां कहीं हमने प्लेस किया है एक रॉड को, जो भी रॉड है, जो भी रॉड है, रॉड का मास m, रॉड की लेंथ l। जो भी रॉड है, रॉड का मास m, रॉड की लेंथ वहां पे क्या हो गई, l। रॉड को हमने कनेक्ट किया है विद अ स्ट्रिंग, तो ये एंड जो है, ये एंड तो कनेक्टेड है किससे, स्ट्रिंग से। और यहां पे हमने रॉड को एक सपोर्ट पे लाके प्लेस किया है, ध्यान है ये फिक्स नहीं है। रॉड को इस तरह से हमने बैलेंस किया है, यहां पे एक सपोर्ट है जिस पे रॉड को लाके प्लेस किया है, लेकिन रॉड का ये एंड किससे कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। रॉड का मास m, रॉड की लेंथ l, और रॉड को हमने कितने डिस्टेंस पे लाके प्लेस किया है, तो ये डिस्टेंस है l/4। अच्छा, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। रॉड को जब इस तरह से लाके प्लेस किया है तो ये रॉड अभी कैसी है, रेस्ट में है। रॉड और सपोर्ट, इनके बीच का जो सरफेस है वो सरफेस यहां पे रफ है। रॉड और इनके सपोर्ट जो है उसके बीच का सरफेस वहां पे कैसा है, रफ है। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इनिशियली ये रॉड कैसी है, रेस्ट में है, तो बताना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा वहां पे। अच्छा, अब यहां पे अगर हम रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो बताओ कौन कौन से फोर्सेस शो करोगे। एक तो यहां पे शो करोगे नॉर्मल, दूसरा यहां पे शो करोगे टेंशन T, तीसरा यहां पे शो करोगे कितना, m इंटू जी। ये l/4 है तो ये भी कितना होगा, l/4। तभी तो l/2 आएगा कि नहीं आएगा वहां पे। अब पहली इक्वेशन क्या आएगी, पहली इक्वेशन आएगी n प्लस टी किसके बराबर, mg के बराबर। वहां पे पहली इक्वेशन आएगी n प्लस टी किसके बराबर, mg के बराबर। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क वहां पे 0 होगा। अच्छा, यहां पे नॉर्मल शो किया, mg शो किया, t शो किया, फ्रिक्शन क्यों नहीं शो किया, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल में परपेंडिकुलर होता है। तो फ्रिक्शन अगर शो करते तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन या तो राइट की ओर होता है या लेफ्ट की ओर होता। और बताओ फ्रिक्शन अगर फोर्स यहां पे लगता
तो ये फिर रॉड हॉरिजॉन्टली बैलेंस हो पाती क्या? नहीं, रॉड तो रेस्ट में है, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टली फोर्स जीरो होना चाहिए, तो फ्रिक्शन यहां पे जीरो है। अब अगले स्टेप में किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो करो, mg का क्लॉकवाइज, t का एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लिखोगे? माइनस mg इंटू एल बाय फोर प्लस t इंटू ये हो जाएगा l माइनस एल बाय फोर, तो ये हो जाएगा 3l बाय फोर इक्वल्स टू जीरो। देखो है कि नहीं वहां पे? माइनस एम जी इंटू एल बाय फोर प्लस हो जाएगा t इंटू 3l बाय फोर। तो यहां से चेक करो t की वैल्यू कितनी आ रही है, तो जो भी t आ रहा होगा वो आ रहा होगा mg बाय 3। देखो है कि नहीं है? 4 वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, l वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, तो t हो जाएगा वहां पे कितना? mg बाय 3। तो जो भी टेंशन आएगा, टेंशन आ जाएगा वहां पे कितना? mg बाय 3। t की वैल्यू अगर mg बाय 3 पुट करोगे तो जो नॉर्मल डेवलप हुई, जो नॉर्मल अभी डेवलप होगी वो होगी mg माइनस mg बाय 3, तो ये हो जाएगी 2mg बाय 3। देखो यही हमारी नॉर्मल होगी कि नहीं होगी वहां पे? तो अभी जो नॉर्मल डेवलप हो रही है, नॉर्मल डेवलप हो रही है 2mg बाय 3, और ये लिखवाया था कि जिस साइड वेट पास में होगा वहां पे नॉर्मल या टेंशन क्या होगा? ज्यादा होगा वहां पे। तो ये नॉर्मल और टेंशन कब है? जब ये रॉड हमारी कैसी थी? रेस्ट में थी। अब अगले स्टेप में क्या बोल रहा है? अगले स्टेप में बोल रहा है कि t इक्वल्स टू जीरो पे स्ट्रिंग वहां पे जल जाती है। t इक्वल्स टू जीरो पे स्ट्रिंग जल गई, या स्ट्रिंग को हमने क्या किया? कट किया। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट है। यानी हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनिशियली रॉड रेस्ट में थी, t इक्वल जीरो पे स्ट्रिंग हमारी क्या हो गई? जल गई। और क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रिक्शन सफिशिएंट है। तो जैसे स्ट्रिंग जलेगी तो ये रॉड हमारी हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, और ये रॉड अब इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगी। अच्छा, जैसे स्ट्रिंग कट कर रही, जैसे स्ट्रिंग कट हो रही है तो फ्रिक्शन अभी सफिशिएंट है। फ्रिक्शन अगर इनसफिशिएंट होता उसी टाइम पे तो ये रॉड इस तरह स्लाइड करके नीचे आ जाती, और फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट है, अभी अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है, इसका मतलब है कि ये रॉड पहले इस तरह से वहां पे रोटेट करेगी, फिर कुछ टाइम बाद स्लाइड करेगी। तो ऐसा मत लिखो फ्रिक्शन सफिशिएंट है, केवल इतना हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम स्ट्रिंग को कट करेंगे तो ये रॉड का मूवमेंट क्या होगा। कि देखो फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट है, इसका मतलब ये कभी भी स्लाइडिंग नहीं होगी। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, मैंने हटा दिया वहां पे। अब मैं क्या बोल रहा हूं? t इक्वल जीरो पे स्ट्रिंग को हमने कट किया। अब देखो फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो, फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे हम स्ट्रिंग को कट करेंगे तो रॉड पहले कुछ टाइम तक रोटेट करेगी, और उसके बाद कुछ टाइम बाद ये रॉड क्या कर जाएगी? स्लाइड कर जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे हम स्ट्रिंग कट करेंगे रॉड वैसे ही स्लाइड करेगी। रॉड पहले कुछ एंगल टर्न करेगी, उसके बाद ही रॉड वहां पे क्या होगी? स्लाइड करेगी। इसका मतलब है कि t इक्वल जीरो पे जैसे हम स्ट्रिंग को कट करेंगे तो ये रॉड अभी क्या करेगी? रोटेट करने की कोशिश करेगी। अब उस टाइम पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो n डैश और सेंटर ऑफ मास पे शो करोगे वहां पे m इंटू जी। अब बताओ सेंटर ऑफ मास किस पाथ पे चलने की कोशिश कर रहा है? सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे चलने की कोशिश कर रहा है। और कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे चलने की कोशिश करती है तो वहां पे हम लोग दो एक्सेलरेशन की बात करते थे, AC और AT। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है R ओमेगा स्क्वायर। R का मतलब रेडियस, कितने रेडियस पे सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है? L/4 पे। ओमेगा जीरो है क्योंकि किस टाइम की हम बात कर रहे हैं? जिस इंस्टेंट पे स्ट्रिंग को हमने कट किया है। तो जिस इंस्टेंट पे स्ट्रिंग को कट किया है उस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और वो होगा L/4 इंटू अल्फा। अब अल्फा कैसे मिलेगा? तो उस टाइम पे टॉर्क देखो, बताओ उस टाइम पे टॉर्क केवल किसका बन रहा है? टॉर्क बन रहा है mg का। तो mg इंटू L/4 इक्वल्स टू आई अल्फा। आई हो जाएगा
ml स्क्वायर बाय 3, तो जो भी अल्फा होगा अल्फा हो जाएगा 3g/4l। जो भी हमारा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3g/4l। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर दो 3g/4l, अल्फा हो गया तो ये हो जाएगा 3g/16। देखो है कि नहीं वहां पे, mg इंटू एल बाय 4 इक्वल्स टू क्या होगा, i इंटू अल्फा। एक मिनट, आई गलत कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। मैंने क्या लिखवाया था, नेट टॉर्क को हम लिखेंगे i इंटू अल्फा, लेकिन i उसके अबाउट लेंगे जिसके अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो i तो इसके अबाउट चाहिए हमें, और इसके अबाउट i कैसे मिलेगा, यहां पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो i जो रहेगा वो हो जाएगा ICM प्लस m इंटू एल बाय 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 16। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है हमें, इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो प्लस हो जाएगा m इंटू एल बाय 4 का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में अगर देखोगे तो बताओ वैल्यू कितनी निकल के आएगी वहां पे, रिजल्ट क्या हो जाएगा 12 इंटू 16 12, तो ये हो जाएगा 28 ml स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 ml स्क्वायर बाय 48। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन वहां पे। अब I की वैल्यू इतनी आ रही है, I की वैल्यू पुट कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा mg इंटू एल बाय 4 7 ml स्क्वायर बाय 48 इंटू अल्फा। बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 है ना, तो जो भी अल्फा है m से m कैंसिल आउट होगा, 4 12, देखो यार 12g/7l आएगा कि नहीं आएगा वहां पे, 12g/7l, अल्फा की वैल्यू अगर 12g/7l है तो l/4, अल्फा की जगह तो 80 जो रहेगा 80 हो जाएगा l/4 इंटू क्या हो गया अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो 12g/7l, एल से एल कैंसिल आउट होगा, तो 80 वहां पे क्या हो जाएगा 3g/7। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा वो हो जाएगा वहां पे कितना 3g/7। अब बताओ 80 की वैल्यू हमें मालूम है, उस टाइम पे हमें 80 की वैल्यू मालूम है। अच्छा अब सेंटर ऑफ मास कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, अब इक्वेशन तुम लिखोगे वहां पे mg माइनस n डैश इक्वल्स टू m इंटू 80। देखो है कि नहीं है, mg माइनस n डैश हो जाएगा m इंटू 80, तो अगले स्टेप में mg माइनस n डैश 80 की जगह पुट करोगे 3g/7 3mg/7, तो n डैश कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करो तो n डैश हो जाएगा 4mg/7। पहले नॉर्मल कितना था, पहले नॉर्मल था 0.6 के आसपास था, और अब देखोगे यहां पे कितना रहा होगा 0.5 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां पे, तो नॉर्मल जो रहेगी वो यहां पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी वहां पे। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, a uniform rod of mass m and length l, a uniform rod of mass m and length l can rotate in vertical plane, can rotate in vertical plane about a smooth horizontal axis
हिंज्ड एट पॉइंट एच। तो यहां पे एक रॉड है, रॉड अभी हॉरिजॉन्टल है और रॉड इस पॉइंट के अबाउट वहां पे क्या है, हिंज्ड है। इसका मतलब है कि जो भी रॉड है वो इस पॉइंट के अबाउट वहां पे फ्रीली क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस हिंज्ड एट पॉइंट h। तो जो भी रॉड है, रॉड का मास m, रॉड की लेंथ l, और जो भी रॉड है, रॉड इस एक्सिस के अबाउट वहां पे क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड फ्रॉम इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन फ्रॉम रेस्ट। तो बताना है जिस टाइम पे हमने रॉड को रिलीज किया, इस पोजीशन पे लाके रॉड को हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर इस पोजीशन पे लाके हमने रॉड को रिलीज किया है तो उस टाइम पे बताना है इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन देखेंगे। अच्छा बताओ, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क किसका बनेगा, जो भी टॉर्क रहेगा वो टॉर्क बनेगा केवल mg का। हिंज की नॉर्मल कहीं पे भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, हिंज की नॉर्मल का डायरेक्शन इधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं पे डायरेक्शन हो, लेकिन उसका टॉर्क यहां पे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जो भी टॉर्क रहेगा, टॉर्क बनेगा mg इंटू एल बाई टू, आई अल्फा, आई हो गया एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा 3g बाय 2l। तो फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है वहां पे, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कौन सा, टेंजेंशियल एंड रेडियल ऑफ पॉइंट ए एट दिस मोमेंट। तो यहां पे एक पॉइंट ए है, यहां पे मार्क करो पॉइंट ए, और पॉइंट ए का हमें बताना है रेडियल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये पॉइंट ए बताओ इस तरह से सर्कुलर पाथ पे चलेगा ही नहीं चलेगा, और कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो रॉड इस पोजीशन पे भी आती है। सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो वो भी वहां पे क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा। अब कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल, दूसरा होता है टेंजेंशियल। जिस टाइम पे हम रिलीज कर रहे हैं उस टाइम पे ओमेगा जीरो, ओमेगा अगर जीरो है तो हम बोलेंगे ए पॉइंट का जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो तो जीरो है, जो 80 रहेगा वो होता है आर अल्फा, आर का मतलब हो गया एल अल्फा, एल की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3g/2। यही तुम्हारा वहां पे पॉइंट ए का रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहा होगा वहां पे। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट में, कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग, कैलकुलेट नेट हिंज फोर्स एक्टिंग एट दिस मोमेंट। तो तना उस टाइम पे हिंज कितना फोर्स अप्लाई कर रही है। अब बताओ सेंटर ऑफ मास किस पाथ पे चल रहा है, सेंटर ऑफ मास चल रहा है सर्कुलर पाथ पे, और हमने क्या लिखवाया था कि अगर हम बॉडी का साइज कंसिडर कर रहे हैं तो हम वहां पे ये मान लेते हैं कि पूरा फोर्स कहां पे लगा हुआ है, सेंटर ऑफ मास पे लगा है। तो सेंटर ऑफ मास का उस टाइम पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो जीरो है, उस टाइम पे केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है L/2 इंटू अल्फा। अच्छा अब बताओ सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास पे हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सेंटर ऑफ मास पे हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वर्टिकल है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंज के कारण जो नॉर्मल आएगी वो ऊपर की ओर होगी, उसका केवल y कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट वहां पे जीरो होगा। और ध्यान है हिंज की जब भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे,
जब भी हम हिंज की नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक कंपोनेंट होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलोंग और दूसरा होगा टेंजेंशियल के अलोंग। तो जब भी हमें नॉर्मल कैलकुलेट करनी होगी, जब भी हमें नॉर्मल कैलकुलेट करनी है तो हम किसके अलोंग देखेंगे, हम एसी के अलोंग देखेंगे और एटी के अलोंग देखेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, कैलकुलेट द नेट हिंज फोर्स एक्टिंग एट दिस मोमेंट। तो हिंज फोर्स केवल नॉर्मल है। अब इक्वेशन क्या लिखोगे, पूरा फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, तो mg माइनस एन वाई किसके बराबर, m इंटू एटी, यानी तो एन वाई जो आएगा, एक बार चेक करो वैल्यू इतनी आ रही क्या। अच्छा, एटी की वैल्यू तो L बाई टू इंटू अल्फा है ना, तो m, एटी का मतलब L बाई टू और अल्फा था, तो ये हो गया 3g बाय 4, तो mg माइनस एन वाई इक्वल्स टू, तो नॉर्मल का जो y कंपोनेंट रहेगा वो हो जाएगा वहां पे कितना, mg बाय 4। तो जो भी नॉर्मल है वो हो जाएगा वहां पे mg4, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नॉर्मल नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है वहां पे फाइंड अल्फा एंड ओमेगा व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल। तो अब बताना है कि जब ये रॉड वर्टिकल हो गई, जब ये रॉड वर्टिकल हो गई तो उस टाइम पे हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट अल्फा एंड ओमेगा व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल। अच्छा बताओ, जब ये रॉड वर्टिकल होगी तो अल्फा तभी बनेगा जब टॉर्क होगा। अब बताओ टॉर्क किसका होगा यहां पे, भाई नॉर्मल कहीं पे भी आए, नॉर्मल का डायरेक्शन कुछ भी हो, नॉर्मल का टॉर्क तो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जो भी टॉर्क बन सकता था वो बन सकता था वहां पे किसका, mg का। बताओ mg का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, नॉर्मल का टॉर्क भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अगर देखोगे तो सेंटर ऑफ मास इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो यहां पे अगर देखोगे नॉर्मल का टॉर्क जीरो, mg का टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क जीरो, तो अल्फा जीरो, और अल्फा अगर जीरो तो उस टाइम पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब उस टाइम पे केवल कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, सेंट्रीपिटल रहेगा। तो नॉर्मल अगेन कहां लग रही होगी, ऊपर की ओर ही लग रही होगी, क्योंकि जब भी हम नॉर्मल की बात करेंगे नॉर्मल हमेशा एसी और एटी के अलोंग लगेगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वहां पे जीरो है तो नॉर्मल यहां पे सेंटर के अलोंग लग रही होगी वहां पे। अब या तो ये नॉर्मल ऊपर की ओर होगी या फिर नॉर्मल नीचे की ओर होगी। पॉजिटिव आया तो एजम्पशन सही है, नेगेटिव आ गया तो गलत है। अब अल्फा तो वहां पे क्या हो गया, जीरो। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ओमेगा वहां पे। अब देखो ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो किसी टाइम पे ये रॉड ने थीटा एंगल टर्न किया, किसी टाइम पे मान लो इस रॉड ने यहां पे इस तरह से थीटा एंगल टर्न किया। अच्छा, किसी टाइम पे रॉड ने अगर थीटा एंगल टर्न किया है तो सेंटर ऑफ मास तो यहां कहीं पहुंच गया होगा, सेंटर ऑफ मास यहां था, तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ गया। अच्छा, तो टॉर्क अभी भी किसका बन रहा है, नॉर्मल का टॉर्क तो बनेगा नहीं, तो टॉर्क अभी भी बनेगा किसका, mg का। अब ध्यान है ये डिस्टेंस L बाई 2 है, ये डिस्टेंस अगर x है तो चेक करो cos थीटा किसके बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L बाई 2 इंटू कॉस थीटा। अच्छा, टॉर्क कितना बन रहा है उस टाइम पे, जो टॉर्क बन रहा होगा नेट वो हो जाएगा mg इंटू एक्स, दैट इज L बाई 2 कॉस थीटा। बताओ यही टॉर्क है कि नहीं है।
अब टॉर्क को क्या लिखोगे, टॉर्क को तुम लिखोगे वहां पे आई इंटू अल्फा। देखो है कि नहीं, वहां पे जो भी नेट टॉर्क आएगा, नेट टॉर्क को वहां पे लिखो तुम आई इंटू अल्फा। अब आई कितना हो गया, तो आई तो हो गया एम एल स्क्वायर बाय 3। अल्फा को क्या लिखोगे, पहले अल्फा चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम जी एल बाई 2 इंटू कॉस थीटा, एम से एम कैंसिल आउट होगा, अल्फा हो जाएगा 3g बाय 2l इंटू कॉस थीटा। अब अल्फा क्या है, अल्फा किसी इंस्टेंट पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, और अल्फा को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाय डी टी। इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई करो, डी थीटा से डिवाइड करो, तो जो डी थीटा बाय डी टी रहेगा वो हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो रिजल्ट होगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा किसके बराबर, 3g बाय 2l इंटू कॉस थीटा। अब टर्म को अगर हम सेपरेट आउट करेंगे तो रिजल्ट होगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा 3g बाय 2l कॉस थीटा इंटू डी थीटा। हमें मालूम है अल्फा को अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमें ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा या फिर ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मिल जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करें कहां से कहां तक, तो यहां पे थीटा की वैल्यू 0 और यहां पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब इंटीग्रेट करोगे तो ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर बाय 2 3g बाय 2l कांस्टेंट, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, पुट करो 0 से 90, तो ओमेगा कितना आ रहा है, ओमेगा आ रहा है अंडर रूट 3g बाय l। देखो है कि नहीं वहां पे। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना था, नेक्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू आ गई कितनी वहां पे 3g बाय l। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द हिंज फोर्स व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। तो बताना है हिंज ने कितना फोर्स अप्लाई किया जब रॉड वर्टिकल हो गई। तो अब AC कैलकुलेट कर लो वहां पे जरा, AC हो गया L बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 3g बाय l, तो ये हो जाएगा 3g बाय 2। अब बताओ एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो नेट फोर्स लिखा जाएगा n डैश y माइनस एम जी इक्वल्स टू m इंटू ए सी, तो ये हो जाएगा 3mg बाय 2। अब n डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5mg बाय 2। नॉर्मल पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है कि हमारा एजम्पशन सही है। एजम्पशन सही है इसका मतलब है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहां पे आएगी, ऊपर की ओर आ रही होगी वहां पे। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया वहां पे। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में अगर बोल रहा है, फिर से देखो इस रिजल्ट को, मान लो इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोलता है कि किसी टाइम पे रॉड ने थीटा एंगल टर्न कर लिया, किसी टाइम पे रॉड ने थीटा एंगल टर्न कर लिया, अब बताना है उस टाइम पे हिंज की नॉर्मल कितनी है। किसी टाइम पे रॉड ने थीटा एंगल टर्न कर लिया है, अब हमें बताना है कि उस टाइम पे हिंज की नॉर्मल कितनी है। तो हमें मालूम है किसी टाइम पे अगर थीटा एंगल टर्न किया है तो उस टाइम पे दो एक्सेलरेशन पॉसिबल हैं, एक पॉसिबल है AC और दूसरा पॉसिबल है वहां पे AT। अब देखो नॉर्मल जो रहेगी, नॉर्मल किसके अलोंग जाएगी, नॉर्मल एक सेंटर के अलोंग जाएगी और दूसरी टेंजेंट के अलोंग जाएगी। तो यहां पे अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो एक तो नॉर्मल शो करो परपेंडिकुलर टू रॉड यानी AT के अलोंग, और दूसरी नॉर्मल यहां पे शो करो किसके अलोंग, सेंटर के अलोंग। तो अगर रॉड ने किसी टाइम पे थीटा एंगल टर्न किया है तो उस टाइम पे दो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है नॉर्मल एक तो सेंटर के अलोंग होगी, दूसरी वहां पे टेंजेंट के अलोंग होगी। साइन पॉजिटिव आया तो सही है, नहीं तो हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब सबसे पहले हमें AC और AT कैलकुलेट करना है। अब AC कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पहले ओमेगा कैलकुलेट करो और इसको इंटीग्रेट करो 0 से लेके थीटा तक। बताओ वैल्यू क्या हो जाएगी,
वैल्यू हो जाएगी ओमेगा अंडर रूट 3g साइन थीटा बाय एल। देखो इतना आएगा कि नहीं आएगा? साइन थीटा का कॉस थीटा का साइन थीटा, इंटीग्रेट करोगे 2 हट जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3g बाय एल इंटू क्या हो गया? साइन थीटा। तो ये तो हो गई एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गई तुम्हारी वहां पे क्या, ये हो गई तुम्हारी रॉड की वहां पे एंगुलर वेलोसिटी। अब अगले स्टेप में हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है AC। तो AC क्या हो गया? AC हो गया L/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो L/2 ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया 3g साइन थीटा बाय एल। L/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हो गया 3g साइन थीटा बाय एल, एल से एल कैंसिल आउट होगा। तो AC की वैल्यू हो जाएगी 3g/2 इंटू साइन थीटा। जो भी AC आएगा, AC आ जाएगा वहां पे कितना? 3g साइन थीटा बाय 2। देखो ये AC की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई वहां पे? अच्छा, हमें AC मालूम है, अगले स्टेप में हम AT कैलकुलेट कर लेते हैं वहां पे। अब AT की वैल्यू हमें मालूम है, AT का मतलब होता है R अल्फा, R का मतलब हो जाएगा L/2 इंटू अल्फा। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अल्फा कैसे मिलेगा? अल्फा मिलेगा जब टॉर्क कैलकुलेट करोगे। बताओ टॉर्क किसका बन रहा है? उस टाइम पे टॉर्क केवल mg का बन रहा है। कितना टॉर्क बन रहा है? तो टॉर्क बन रहा है mg इंटू एक्स। एक्स का मतलब L/2 कॉस थीटा, टॉर्क को लिखोगे I इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3g कॉस थीटा बाय 2l। देखो है कि नहीं है? m हट गया, 3g कॉस थीटा, 3g कॉस थीटा बाय 2l, ये हो जाएगा अल्फा। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, तो L से L कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 3g कॉस थीटा बाय 4। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो भी AT आएगा, AT की वैल्यू हो जाएगी वहां पे कितनी? L/2 इंटू अल्फा। तो AT हो गया L/2 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो गई 3g कॉस थीटा बाय L। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो जाएगा 3g कॉस थीटा बाय 4। बताओ ये AT आ गया कि नहीं आ गया वहां पे? अच्छा, अब सबसे पहले हमें क्या करना है? वहां पे जो भी फोर्सेस हैं, सभी फोर्स को मानना है वो कहां पे लग रहे हैं? सेंटर ऑफ मास पे लग रहे हैं। अब चेक करो यहां पे, ये एंगल थीटा 90 माइनस थीटा, बताओ ये 90 माइनस थीटा है कि नहीं है? और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब mg के दो कंपोनेंट होंगे। mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा mg कॉस थीटा, और mg का एक कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलोंग इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन लिखोगे ny माइनस mg साइन थीटा किसके बराबर? m इंटू AC के बराबर। देखो है कि नहीं है? ny माइनस mg साइन थीटा m इंटू AC के बराबर। तो ny माइनस mg साइन थीटा m, AC का मतलब बताओ नॉर्मल का y कंपोनेंट क्या हो गया? इधर जाएगा 2। देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5g साइन थीटा बाय 2। ये तो हो गया ny। अच्छा, अब nx कैलकुलेट करना है। अच्छा ध्यान रखना, ny पॉजिटिव आया है। ny पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा एजम्पशन है वो एजम्पशन यहां पे क्या है? सही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं nx की। अब nx कैसे मिलेगा? तो टेंजेंट के अलोंग फोर्स देखो, टेंजेंट के अलोंग एक तो फोर्स हो गया mg cos थीटा माइनस nx। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी mg cos थीटा माइनस nx इक्वल्स टू m इंटू AT।
AT की वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 3mg cos थीटा बाय 4। AT का मतलब 3g cos थीटा बाय 4, तो 3mg cos थीटा बाय 4। तो यहां से नॉर्मल का x कंपोनेंट मिलेगा, और नॉर्मल का x कंपोनेंट क्या मिलेगा, mg cos थीटा माइनस 3 बाय 4 mg cos थीटा। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा बाय 4। देखो है कि नहीं, वहां पे जो भी nx है, nx की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा माइनस 3 बाय 4 mg cos थीटा। तो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां पे ध्यान ना, ये nx और ny है। अगर हम टोटल नॉर्मल की बात करें, हिंज की जो टोटल नॉर्मल है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो जो टोटल नॉर्मल होती है वो होती है nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। वहां पे क्लियर। तो इसी तरह से वहां पे हम हिंज की नॉर्मल क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वहां पे, है कि नहीं। तो अभी तक जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पे हम रिलेशन केवल यूज कर रहे हैं, वहां पे कितना, टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। फिर देखो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, कि टॉपलिंग तो हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूं जिससे तुम्हारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। देखो एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, बाकी तुम्हें कैलकुलेशन उसका चेक करना पड़ेगा वहां पे कि आंसर आता है कि नहीं आता है। यहां पे एक पुली है, और ये जो पुली है, ये पुली इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। यहां से पास कर रही है स्ट्रिंग, इसको बोल रहा है बी। यहां पे भी पुली है, ये पुली अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। अब इस तरह कुछ अरेंजमेंट है कि यहां पे स्ट्रिंग इसके ऊपर रैप है, इससे पास कर रही है, फिर ये स्ट्रिंग यहां से इस पे आ रही है। तो इस तरह का अरेंजमेंट दिया है, इसको बोल रहा है ए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लिखो, ईच ऑफ द डबल पुली सिस्टम हैज सेंट्रोइडल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ। तो जो भी दोनों डिस्क हैं, दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, और दोनों डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है वो दिया है 0.25 kg, 0.25 kg मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन इनर रेडियस ऑफ 100 मिलीमीटर एंड आउटर रेडियस ऑफ 150। तो जो इनर रेडियस है वो R1 है, तो इनर और आउटर रेडियाई गिवन है। इनर गिवन है 100 मिलीमीटर, और आउटर गिवन है वहां पे कितना, 150। तो इनर 100 है, आउटर 150 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग दैट द बीयरिंग फ्रिक्शन
एट ए एंड बी इज इक्विवेलेंट टू टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड 0.45 न्यूटन मीटर। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पे फ्रिक्शन का टॉर्क है, और बियरिंग यहां पे कितना टॉर्क प्रोवाइड कर रही है फ्रिक्शन के कारण, वो बन रहा है 0.45। और ध्यान है वो ऑपोजिट होगा वहां पे। ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ कि कोई बेयरिंग अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ऑपोजिट टॉर्क वहां पे क्या करेगा, लगाएगा, जिसके कारण उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज करने की कोशिश करती है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी। ब्लॉक का मास दिया है 10 kg। अब क्वेश्चन में बोल रहा है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी 3 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो t इक्वल्स टू 0 पे हमने ब्लॉक को रिलीज किया है, और 3 सेकेंड बाद हमें ब्लॉक की वेलोसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है वहां पे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द टेंशन इन द कॉर्ड कनेक्टिंग द पुली। तो इन दोनों पुली को जो कनेक्ट करने वाली कॉर्ड है उसमें हमें टेंशन भी कैलकुलेट करना है वहां पे। अब यहां पे टेंशन मान लो T1, यहां पे टेंशन T2। अच्छा, सबसे पहले वहां पे किसको रिलेट करो, वहां पे रिलेट करो वहां पे अल्फा को। जरा देखो ना, यहां पे एक पॉइंट ए था, यहां पे एक पॉइंट बी था। जैसे ही हम रिलीज करेंगे ये पुली एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ये पॉइंट बी मूव करके यहां कहीं आ गया, देखो है कि नहीं यहां पे। अगर ये पॉइंट बी है और ये मूव करके यहां कहीं आ गया, इसका उल्टा भी होगा, इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये पॉइंट पीछे जाए, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, ये पॉइंट राइट की ओर जाए तो ये भी राइट की ओर जाए। अब मैंने यहां पे बोला कि किसी टाइम पे इसने एंगल टर्न किया θ1, इसने एंगल टर्न किया θ2। इस पॉइंट का बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। स्ट्रिंग तो स्ट्रेट है, तो इस पॉइंट का अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a1 है और इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर a2 है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि नहीं है कि a1 a2 के बराबर होना चाहिए वहां पे। अच्छा, a1 का मतलब क्या हो गया, a1 का मतलब हो गया r1 इंटू α1। अगर α1 इसका टॉर्क है और α2 इसका टॉर्क है, तो यहां पे हम पहली इक्वेशन क्या लिखेंगे, a1 r α1 होगा वहां पे, और यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा a2। इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा r2 इंटू α2। a1 a2 के बराबर है, तो पहली इक्वेशन होगी r1 α1 इक्वल्स टू r2 α2। देखो पहला रिजल्ट यही आएगा कि नहीं आएगा। वहां पे स्ट्रिंग हमारी स्ट्रेट है, टाइट है, तो लेंथ के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन उस टाइम पे इक्वेट कर दो, तो r1 α1 इक्वल्स टू r2 α2। अच्छा, सबसे पहले इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो टॉर्क किसका बनेगा, टॉर्क बनेगा T1 इंटू R1। कन्वर्ट कर देना उसको मीटर में, तो T1 इंटू R1, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज, तो -0.45 इक्वल्स टू I α1। देखो है कि नहीं है। इस पे अगर देखोगे T1 एंटी क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन क्लॉकवाइज, यहां पे जाओगे तो क्या होगा,
यहां पे लिखोगे T2 इंटू R1, ये एंटी क्लॉकवाइज, माइनस T1 इंटू R2, ये क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन भी क्लॉकवाइज, किसके बराबर? I इंटू अल्फा 2 के बराबर वहां पे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? ये ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है, तो इस ब्लॉक की इक्वेशन आएगी 10G माइनस T2 इक्वल्स टू 10 इंटू ए। अब इस ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन कितना है? a है, तो a की वैल्यू 10 इंटू ए लिखो। a का मतलब हो जाएगा वहां पे R1 अल्फा 2। देखो है कि नहीं यहां पे? इसका अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2 है तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा R1 अल्फा 2। तो यहां पे हो जाएगा a का मतलब R1 अल्फा 2। ये हो गई इक्वेशन 4। अब 4 इक्वेशन है, अननोन क्या है? एक तो T1 T2 अल्फा 1 अल्फा 2। बताओ इसके अलावा कुछ है क्या? T1 T2 अल्फा 1 अल्फा 2। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करो और चारों इक्वेशन से कैलकुलेट करो अल्फा 2। एक बार अल्फा 2 मिल जाएगा तो वहां से हमें a मिल जाएगा, और a अगर मालूम है और चेक करना a कांस्टेंट निकल के आता है, तो v जो रहेगा वो हो जाएगा u प्लस at। तो यहां से हमें ब्लॉक की वेलोसिटी मिल जाएगी आफ्टर 3 सेकेंड। और एक बार हमें अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू मालूम है, पुट कर दोगे तो यहां से हम T1 भी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे। अब इसके आंसर लिख लो वहां पे, तुम्हें कैलकुलेशन चेक करना है। एक तो पहले चेक करो एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है, नहीं वेलोसिटी, सॉरी, जो वेलोसिटी आती है वो चेक करना 213/73 मीटर पर सेकेंड। और जो टेंशन आता है T1, उसकी वैल्यू चेक करना 40.9 न्यूटन। तो मेन यहां पे अब क्या है? कैलकुलेशन है जो तुम्हें करके देखना है। एक बार फिर से देख लो वहां पे, यहां पे एक्सेलरेशन इक्वल, तो a1 इक्वल्स टू a2। a1 का मतलब r1 अल्फा 1 r2 अल्फा 2। यहां पे अल्फा 1 के लिए T1 माइनस फ्रिक्शन का टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा 1, यहां पे T2 इंटू R1 माइनस T1 इंटू R2 माइनस 0.45 इक्वल्स टू I अल्फा 2, यहां पे 10G माइनस T2 इक्वल्स टू हो गया 10 इंटू क्या हो जाएगा? R1 अल्फा 2। तो इक्वेशन सही लिखी है। तो अब इसको सॉल्व करके देखना और चेक करना यहां से अब आंसर आता है या नहीं आता है। तो वैसे मैं सोच रहा था कि शायद टॉपलिंग हमारा स्टार्ट हो जाए, लेकिन टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल IIT में कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए मैंने क्या किया, डिफरेंट जो प्रॉब्लम बन सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा पे वो ले लिया है। अब तुम्हें करना क्या है? मॉड्यूल में या सिंगेज की बुक में इस तरह के जो न्यूमेरिकल दिए हैं उनको सॉल्व करके वहां पे देख लो। जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपलिंग क्या कर रहे होंगे? स्टार्ट कर रहे होंगे वहां पे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इतना वहां पे।